वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा और फिर सनोबर के करीब से करीब तर होता चला गया। वो जैसे ही सनोबर के ऊपर झुका, उसका पूरा जिस्म धुएं में तब्दील होकर सनोबर के जिस्म में हलूल कर गया। इस धुएं के सनोबर के जिस्म में गायब होते ही उसने एक झटके से आंखें खोली और बिस्तर पर उठ बैठी। इस वक्त उसकी सांसों और जहन में एक तूफान बरपा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसे ऐसे लगा जैसे अचानक उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई हो। वो लंबे लंबे सांस लेते हुए हाँफने लगी। ये सब क्या हो रहा था? ना सिर्फ सनोबर को बल्कि सलमान को खुद भी उसकी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि इंसानी जिस्म में दाखिल होने का ये उसका पहला ही तजुर्बा था। इस हरकत के अंजाम से बेखबर वो तो बस अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर सनोबर के जिस्म में दाखिल हो गया था। सनोबर मुसलसल बेचैनी सी महसूस कर रही थी और हैरत ज़दा थी कि ये सब क्या हो रहा है। उसे उबकाइयां आने लगीं, मगर जब वो उल्टी करने लगती तो उल्टी आती ही नहीं थी। उस पर अजीब सी कैफियत तारी थी और इसी कैफियत की ज़ेरे असर वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालती हुई बड़ी मुश्किल से अपनी माँ दुर्रे शहवार के कमरे तक पहुंच गई। इस वक्त दुर्रे शहवार और उसका शौहर आसिफ दोनों चैन की नींद सो रहे थे। यहाँ तक पहुंचे हुए सनोबर अपने भाई के कमरे के पास से भी गुजरी थी, मगर सलमान करीम दुआओं का असर गहरी नींद सो रहा था और उसे खबर भी नहीं हुई कि उसके बराबर वाले कमरे में उसकी बहन की क्या हालत है। सनोबर ने हिचकिचाते हिचकिचाते अपने माँ बाप का दरवाज़ा बजाया तो आसिफ की आंख दुर्रे शहवार से भी पहले खुल गई। उसे अजीब सी आवाज़ें दरवाजे के बाहर से सुनाई दी तो उसने दुर्रे शहवार को जगाया और बोला, देखो ज़रा, क्या वहाँ कोई जानवर है जो रात के इस वक्त मेरी नींद खराब करने आया है? दुर्रे शहवार आंखें मलते हुए नींद से बेदार हुई तो आसिफ की बात सुनकर उसके जहन में पहला ख्याल यही आया कि तीनों तो कब का इस घर से चला गया है, तो फिर इस वक्त कौन अपने आप को दरवाजे से रगड़ रहा है? यही सोचते हुए वो उठी और जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही जो मंजर उसकी आंखों ने देखा, हैरत और खौफ के मारे उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी। जमीन पर बेसुध पड़ी सनोबर फटी फटी आंखों से अपनी माँ को दरवाजा खोलते हुए देख रही थी। हाय मेरी बच्ची, ये तुम्हें क्या हो गया? सनोबर की यह हालत देखकर दुर्रे शहवार के मुंह से बेख्तियार ही अल्फाज निकले और वो सनोबर को संभालते हुए खुद भी पागलों की तरह चीखें मारने लगी। दुर्रे शहवार की चीखें सुनकर आसिफ भी हड़बड़ा कर बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ लपका। उसे लगा कि शायद घर में कोई चोर डाकू घुस आया है जिसने दुर्रे शहवार पर हमला कर दिया है, लेकिन यहाँ तो मंजर ही कुछ और था। सनोबर की हालत देखकर तो आसिफ करीम के भी हाथ पांव कांपने लगे। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा कि जैसे सनोबर मर चुकी है। जल्दी से उठाओ इसे, क्या हुआ है? अंदर बिस्तर पर ले चलो। या अल्लाह रहम। दोनों मियाँ बीवी बदहवास होकर क्या कुछ बोले जा रहे थे। उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही थी आसिफ उसे क्या हुआ है, ये तो बोल भी नहीं पा रही। इतना कहकर दुर्रे शहवार रोने लगी। तुम इसके पास बैठो, मैं जल्दी से गाड़ी निकालता हूँ, हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा। बदहवासी में इधर उधर हाथ पांव मारता आसिफ ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद आसिफ करीम और दुर्रे शहवार इमरजेंसी रूम के बाहर कुर्सियों पर बैठे दुआएं मांग रहे थे। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर सनोबर का चेकअप कर रहा था। फिर आधे घंटे बाद रूम का दरवाजा खोला और एक डॉक्टर बाहर आकर आसिफ करीम से कहने लगा कि बाजार तो ऐसी कोई बीमारी दिखाई नहीं दे रही जिसका इलाज शुरू किया जा सके। अलबत्ता लड़की की कैफियत से जाहिर है कि मसला जरूर तशवीशनाक है, लेकिन इसके लिए आपको चंद एक टेस्ट करवाना होंगे। फिलहाल हम लड़की को अस्पताल में ही एडमिट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी हालत में उसे घर वापस भेजना खतरे से खाली नहीं होगा। डॉक्टर की बात सुनकर आसिफ करीम ने गर्दन हिलाते हुए रजामंदी जाहिर कर दी और यूं सनोबर को दाखिल कर लिया गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वापस आया तो आसिफ ने डॉक्टर के करीब जाकर कोई बात कही, जिसे सुनकर वो चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ गया और फिर गर्दन हिलाकर रजामंदी जाहिर करने लगा। इस वक्त तक सुबह की हल्की हल्की रोशनी नमूदार होना शुरू हो चुकी थी। आसिफ दुर्रे शहवार से बोला कि तुम यहीं सनोबर के पास रहो, मैं घर जाकर मुलाजमों और सलमान को कुछ जरूरी हिदायत दे आऊं। उसके बाद मुझे ऑफिस में भी एक बहुत जरूरी काम है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही काम निपटाकर यहाँ वापस आ जाऊं। तब तक मैं फोन पर तुमसे राब्ता में रहूंगा। ये कहकर आसिफ जाने के लिए खड़ा हो गया और दुर्रे शहवार वहीं बैठी रही।
आसिफ घर पहुंचा और कमरे में परेशानी से इधर उधर टहलते हुए सोचने लगा कि आखिर सनोबर को ऐसा क्या हुआ है। क्या इसे कोई रोग लग गया है? कहीं उसकी बेटी के साथ ऐसा तो कुछ नहीं हो गया जिसे बताते हुए वो हिचकिचा रही हो और इसी टेंशन में उसकी ये हालत हो गई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी लड़के के साथ बहक गई हो और कोई ऐसी संगीन गलती कर बैठी हो जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई। इस ख्याल के आते ही आसिफ करीम के जहन में धमाके से होने लगे। रह रहकर उसके जहन में ये ख्याल आ रहा था कि अब जब वो अस्पताल पहुंचेगा तो डॉक्टर से ये खबर ना सुनाए कि उसकी बेटी तो प्रेग्नेंट है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी ऐसी नहीं। इस ख्याल के आते ही वो अपने आप को समझाने लगा, इस कमबख्त औरत की वजह से मेरे दोनों बच्चे रुल गए हैं। पता नहीं ये किस किस्म की औरत है जिसे अपनी औलाद की कोई फिक्र नहीं, जब देखो बस अपनी ही शख्सियत के गिर्द तवाफ कर रही होती है। एक तरफ सलमान की ये हालत थी तो अब सनोबर पर भी पता नहीं क्या मुसीबत टूट पड़ी है। सलमान का ख्याल जहन में आते ही उसे सलमान की फिक्र सताने लगी और वो उसके कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे से बाहर आते ही उस घर में दाखिल होती हुई नौकरानी सलमा नजर आ गई। आसिफ करीम को इतनी सुबह सुबह बेदार देखकर तो सलमा की हैरत की इंतहा न रही। वो कई सालों से उनके घर में काम कर रही थी, लेकिन उसने आज तक कभी आसिफ को इतनी सुबह जागे हुए नहीं देखा था। इससे पहले कि वो आसिफ से कोई सवाल करती, आसिफ उसे मुखातिब करके कहने लगा कि सलमा, तुम्हारी बीबी जी घर में नहीं है, वो अस्पताल गई हुई है। तुम जल्दी से 2 बंदों का नाश्ता बना दो, मैं ऑफिस जाते हुए उन्हें नाश्ता देता जाऊंगा। या अल्लाह, खैर क्यों आसिफ साहब, क्या हुआ? बीबी जी अस्पताल में क्यों है? सलमा ने परेशानी से लरजते लहजे में पूछा। रात सनोबर की तबीयत खराब हो गई थी, अभी वो अस्पताल में ही एडमिट है। भला छोटी बीबी को ऐसा क्या हो गया? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। सलमा ने फिर से सवाल जड़ दिया। पता नहीं, रात अचानक से बेहोश हो गई थी तो हम उसे अस्पताल ले गए, लेकिन अभी तक डॉक्टरों को भी उसकी बीमारी की कोई समझ नहीं आ रही। टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ पता चल सकेगा। आसिफ ने सवालों से बेजार होते हुए जवाब दिया। अल्लाह रहम करेगा साहब जी, मैं जल्दी से खाना तैयार कर देती हूँ। ये कहकर सलमा तेजी से किचन की तरफ चली गई। आसिफ करीम सलमान के कमरे में पहुंचा और उसे आवाज देते हुए उसके माथे पर हाथ रखकर उसकी तबीयत चेक करने लगा। अपने माथे पर किसी की उंगलियों का लम्स पाकर सलमान ने फौरन आंखें खोली तो अपने बाप को वहां मौजूद पाकर दंग रह गया, क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि उसका बाप उसके कमरे में आकर उसे जगा रहा था। क्या हुआ बाबा, आज आप यहाँ कैसे? वो मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि तुम्हारी माँ और बहन हॉस्पिटल में है और मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। आसिफ ने सरसरी लहजे में जवाब दिया। क्या सनोबर और मम्मा हॉस्पिटल में है? क्यों, क्या हुआ है? सलमान हैरत से चौंकते हुए बिस्तर पर उठ बैठा। पता नहीं, रात को तुम्हारी बहन सनोबर पर इतनी तबीयत अचानक से खराब हो गई तो मैं उसे अस्पताल ले गया। अब वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है। परेशानी की कोई बात नहीं, उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। बाबा, घर में इतना बड़ा वाकया हो गया और किसी ने मुझे जगाना तक गवारा नहीं किया। सलमान ने नाराज होते हुए जवाब दिया। हाँ चौके, तुम्हारी तो अपनी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। चलो अब तुम आराम करो, मैं ऑफिस जाते हुए एक बार फिर अस्पताल चक्कर लगाता जाऊंगा। इतना कहकर आसिफ करीम कमरे से बाहर निकला तो सलमान भी ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल आया। नहीं बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं सलमान, तुम्हारी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अस्पताल जाकर क्या करोगे? तुम यहीं घर पर आराम करो, मैं सब संभाल लूंगा। बाबा, आप मेरी फिक्र छोड़े, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे सनोबर की फिक्र सता रही है, मैं यहाँ बैठकर उनके लिए आने का इंतजार नहीं कर सकता। सलमान ने 2 टोक लहजे में जवाब दिया। चलो अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से तैयारी कर लो, जब तक मैं ऑफिस से होकर आऊं तुम इनका ख्याल रखना। यह कहकर आसिफ कमरे में चला गया और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। थोड़ी देर बाद आसिफ करीम अपनी गाड़ी में और सलमान ड्राइवर के साथ दूसरी गाड़ी में आगे पीछे चलते हुए अस्पताल के लिए रवाना हो गए। दोपहर के वक्त जब आसिफ करीम, सलमान और दुर्रे शहवार सनोबर के कमरे में मौजूद थे और एक माहिर डॉक्टर सनोबर का चेकअप करने में मसरूफ था, तो तभी आसिफ करीम दुर्रे शहवार को अपने साथ लिए अस्पताल के एक कॉरिडोर की तरफ निकल गया। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि सनोबर की ऐसी हालत क्यों है? आसिफ करीम ने दुर्रे शहवार को चुपती हुई आंखों से देखते हुए सवाल किया। मुझे कैसे पता होगा, मैं तो तुम्हारे साथ अपने कमरे में थी ना, और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? भला मेरा इसमें क्या कसूर है? सारा कसूर तुम्हारा ही तो है।
मैं तो ऑफिस के कामों में मसरूफ होता हूँ, लेकिन तुम तो घर में होती हो ना। तुम कभी अपनी औलाद के साथ बैठो, उनसे कोई बात शेयर करो, तब भी तुम्हें कुछ मालूम होगा ना। लेकिन तुम तो अपनी औलाद पर तवज्जो ही नहीं देती और हर वक्त बस अपने आप में ही गुम रहती हो। देखो आसिफ, मुझसे इस लहजे में बात मत करो। मैं मानती हूँ कि सलमान मुझसे खिंचा खिंचा रहता है, मेरी उससे कुछ खास बनती भी नहीं है क्योंकि वो तुम पर ही गया है। लेकिन स्नोबर के साथ तो मेरा रवैया वैसा नहीं है। उसके साथ तो मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर अच्छे ताल्लुकात होते तो तुम्हें यह भी मालूम होता कि उसकी हालत ऐसी क्यों है। मुझे इसी बात की फिक्र खाए जा रही है कि कहीं उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव ही ना आ जाए। पता नहीं तुमने अपनी बेटी की किस किस्म की तरबियत की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अनजाने में कोई संगीन गलती कर बैठी हो और हमें उससे आगाह करने के बजाय अंदर ही अंदर कुड़ती जा रही हो और इसी टेंशन की वजह से उसकी ये हालत हुई हो। आसिफ के मुंह से ये बात सुनकर दुर्रे शहवार काम कर रह गई और उसे गुसीली नजरों से देखते हुए बोली, आसिफ कुछ तो शर्म करो, ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो। मैंने अपनी बेटी की तरबियत ऐसी नहीं की। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। और चलो मान भी लिया कि मैंने अपनी बेटी की तरबियत अच्छी नहीं की, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे इस अय्याश बेटे से लाख दर्जे बेहतर है। कम से कम वो शराबी तो नहीं और ना ही आधी आधी रात तक आवारा गर्दी करती है। तुमने भला अपने बेटे की कैसी तरबियत की है? जो लड़का अपनी माँ पर हाथ उठा सकता है, भला उसकी तरबियत के क्या कहना है। ये तो शुक्र है उस दिन मुझे उस बिल्ले ने बचा लिया, वरना तुम्हारा वो सुलझा हुआ बेटा तो शायद मुझे मार ही डालता। तुमने उसकी भी बिल्कुल अपनी ही जैसी तरबियत की है। दुर्रे शहवार के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर आसिफ करीम गुस्से से लाल पीला हो गया। उससे जवाब देने के लिए उसने अभी अपने लब खोले ही थे कि पीछे से सलमान की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। पापा पापा जल्दी आइए, वो स्नोबर क्या हुआ? स्नोबर को सब ठीक तो है ना? सलमान की हालत देखकर आसिफ करीम भी परेशान हो गया। पापा स्नोबर को होश आ गया है, मगर वो जोर जोर से हंसे ही जा रही है। डॉक्टर ने आपको जल्दी बुलाकर लाने को कहा है। सलमान की बात सुनते ही वो तीनों दौड़ते हुए स्नोबर के कमरे के सामने पहुंच गए, जहां पहले से ही डॉक्टर परेशान की हालत में खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। उनके वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने आसिफ करीम का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ स्नोबर के कमरे के अंदर ले गया। स्नोबर ऐसी हालत में थी कि जिसे देखकर आसिफ करीम पहले से भी ज्यादा परेशान हो गया। वो पटी पटी नजरों से सिर्फ छत को ही घूरे जा रही थी। फिर कभी वो पागलों की तरह हंसने लगती और कभी जोर जोर से रोने लग जाती। चंद मिनटों तक उसकी यही कैफियत बरकरार रहती और उसके बाद वो यूं पुरसुकून हो जाती जैसे उसे कोई बीमारी हो ही ना। डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गई? और आपकी रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? आसिफ करीम ने एक साथ कई सवाल पूछकर। देखिए मिस्टर आसिफ, ये वक्त जज्बात से नहीं बल्कि अक्ल से काम लेने का है। आपकी बेटी की तमाम रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और तमाम टेस्ट नेगेटिव हैं। क्या आपने उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया था? क्या वो नेगेटिव है? आसिफ करीम ने डॉक्टर की बात काटते हुए आखिरकार उससे वो सवाल पूछ ही लिया जो कब से उसके जहन में खटक रहा था। जी आसिफ साहब, हमने प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया था और वो भी नेगेटिव ही है। हमारे हिसाब से तो इसे ऐसी कोई बीमारी भी नहीं जिससे इसे बीमार डिक्लेयर किया जा सके। मुझे तो लगता है कि आप इसे गलत जगह ले आए हैं। क्या मतलब गलत जगह ले आया हूँ? डॉक्टर की बात सुनकर आसिफ करीम हैरान रह गए। सॉरी आसिफ साहब, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से तो इसे किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। शायद इसे जहनी तौर पर कोई गहरा सदमा पहुंचा है जिसकी टेंशन की वजह से इसकी ये हालत हो गई है। बेहतर यही होगा कि आप इस अस्पताल में अपना वक्त जाया करने के बजाय इसे किसी साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाएं ताकि इसके मर्ज की सही तशखीस हो सके। हमारी तरफ से इसे कोई भी बीमारी नहीं है और हमने इसे डिस्चार्ज कर दिया है। आप जब चाहें इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो आपको अस्पताल की तरफ से एक नर्स की सहूलत भी मुहैया कर दी जाएगी ताकि जब तक साइकेट्रिस्ट का बंदोबस्त नहीं होता आपकी बेटी का ख्याल रखा जा सके। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। यह कहते हुए आसिफ करीम ने डॉक्टर के हाथ से स्नोबर की टेस्ट रिपोर्ट्स पकड़ ली और कमरे से बाहर निकल गया। आसिफ करीम ने फिलहाल स्नोबर को घर ले जाने का फैसला कर लिया था। दोपहर के वक्त सब लोग घर वापस पहुंच गए और स्नोबर को उसके कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। अस्पताल से एक नर्स जिसका नाम सफिया था उनके साथ आई थी और इस वक्त वो स्नोबर के कमरे में ही मौजूद थी। मेरा ख्याल है आप दोनों रात भर के थके हुए हैं, कुछ देर अपने कमरे में जाकर आराम कर लें, हो सके तो सो जाएं।
मैं सनोबर के पास बैठता हूँ। सलमान की ये बात सुनकर दोनों मियाँ बीवी चौंक गए। आसिफ ने दुर्रे शहवार की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जैसे उससे ये सवाल कर रहा हो कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे बेटे में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, इसे तो अपने सिवा ना कोई दूसरा नजर आता है और ना ही किसी की फिक्र है, तो अब ये सब क्या है? आसिफ को अपनी तरफ यूं देखता पाकर दुर्रे शहवार झनक गई। तभी उसने आगे बढ़कर सलमान का हाथ इस तरह दबाया जैसे वो उसकी बात से सहमत हो और उसे शाबाश दे रही हो। कमरे से बाहर निकलने से पहले आसिफ ने भी सलमान को गले लगाना जरूरी समझा और फिर कमर पर थपकी देकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद नौकरानी सलमा सनोबर के कमरे में आई और सलमान से पूछने लगी कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और हाँ, मम्मा बाबा अपने कमरे में सोने के लिए चले गए हैं, हो सके तो तुम खाना तैयार कर लेना, शायद जब वो शाम को उठें तो उन्हें भूख लगी हो। सलमान ने एक निगाह सलमा पर डाली और बोलता चला गया। सलमान की बात सुन लेने के बाद सलमा कमरे के अंदर ही मौजूद रही और सनोबर की तरफ देखती रही। क्या हुआ, तुम अभी तक गई नहीं? सलमान सलमा की तरफ घूरते हुए पूछा। जी साहब, वो मुझे पूछना था कि अब बीबी की तबीयत कैसी है। अगर कोई और मौका होता तो सलमान सलमा के सवाल पर उसे उसकी औकात जरूर याद दिला देता, लेकिन इस वक्त तो वो खुद सनोबर के लिए परेशान था, इसलिए सिर्फ इतना कहकर खामोश हो गया कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, दुआ करो कि जल्दी ठीक हो जाए। जी साहब, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि बीबी जल्दी ठीक हो जाए। इतना कहकर सलमा कमरे से बाहर निकल गई और अपने कामों में मसरूफ हो गई। मगरिब के वक्त सनोबर अपने कमरे में आराम कर रही थी और दुर्रे शहवार और आसिफ अपनी आज सुबह वाले नोक झोंक को बुलाकर लाउंज में बैठे एक दूसरे से मशवरा कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी वहां से सलमान का गुजर हुआ तो उसने अपने बाप को ये कहते हुए सुन लिया कि मेरी साइकेट्रिस्ट से बात हो गई है, उसने रात 8 बजे का वक्त दिया है। पापा, क्या कहा आपने कि आप सनोबर को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएंगे? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आप लोगों को कोई समझ बूझ भी है या नहीं? सलमान गुस्से से बिपर कर बोला। क्यों सलमान, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हें ये मंजूर नहीं कि तुम्हारी बहन ठीक हो जाए? क्या तुम ये चाहते हो कि वो इसी तरह पागलों जैसी हरकतें करती रहे? मामा, आप तो खामोश ही रहें। क्या आपको इतनी भी अकल नहीं है कि एक जवान लड़की को साइकेट्रिस्ट के पास भेजने का क्या मतलब है? कभी तो दिमाग से सोच लिया करें। सलमान की बातें सुनकर दोनों मियाँ बीवी हक्के बक्के एक दूसरे को तके जा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर सलमान सनोबर को साइकेट्रिस्ट को दिखाने पर क्यों गुस्सा हो रहा है। क्या हमने कोई अनहोनी बात कर दी है या हम कोई दुनिया से निराला काम करने जा रहे हैं? सलमान, तुम तो जो कुछ भी कहना चाहते हो सीधा सीधा बताओ ताकि हमें तुम्हारी बात समझ आ सके। आसिफ ने सलमान की तरफ वजाहत तलब नजरों से देखते हुए कहा। बाबा, बात को समझने की कोशिश कीजिए। सनोबर की अभी तक शादी नहीं हुई। अगर लोगों को इस बात का पता चल गया तो वो तरह तरह की बातें बनाएंगे, फिर भला आप लोगों को क्या जवाब देंगे? मेरी बात पर गौर करें। उम्मीद है आप एक गैर शादीशुदा लड़की को साइकेट्रिस्ट के पास भेजने का मतलब बखूबी समझ जाएंगे। ये कहते हुए सलमान अपने कमरे में वापस चला गया। सलमान की बात सुनकर आसिफ गहरी सोच में डूब गया। उससे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी समातों में धमाके उठ रहे हों। एक तरफ उसे अपनी सोच पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी सी बात वो खुद क्यों ना समझ सका, और दूसरी तरफ उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसका बेटा सलमान अपनी बहन के लिए इतनी गहराई से सोचता है। ये बात तो उसके ज़हनो गुमान में भी नहीं थी। आसिफ, ये लड़का क्या बोल कर गया है? मुझे तो इसकी कुछ समझ नहीं आई। तुम ही बताओ कि ये क्या कहना चाह रहा है? आखिर दुर्रे शहवार ने सकूत को तोड़ा और आसिफ से सवाल कर दिया। तुम वाकई में ही ना समझ हो। जो बात सलमान बता कर गया है ये तो बात तुम्हारे सोचने वाली थी। तुमने वाकई आज तक कभी अपनी औलाद पर तवज्जो नहीं दी, और अगर थोड़ी सी भी तवज्जो दी होती तो आज तुम्हारे बच्चे तुम्हें ये बातें ना समझा रहे होते। आसिफ की बात सुनकर दुर्रे शहवार मजीद शर्मिंदा हुई जा रही थी, मगर अभी तक भी उसे इस बात की समझ नहीं आई थी कि आखिर सनोबर को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने में क्या बुराई है। आसिफ, तुम मुझे सीधे तरह क्यों नहीं बताते कि तुम क्या कहना चाहते हो? इस बार दुर्रे शहवार का सबर जवाब दे गया। डार्लिंग, मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनना। पता नहीं हम इस सब में ये बात क्यों भूल गए कि हमारी बेटी सनोबर की अभी तक शादी नहीं हुई। अगर हम इसे साइकेट्रिस्ट के पास ले गए और लोगों को पता चल गया तो सोचो भला इससे शादी कौन करेगा। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और वो लोग समझेंगे कि शायद हमारी बेटी पागल हो गई है। इस तरह तो उसकी शादी का मामला खटाई में पड़ जाएगा और इस तरह तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सब कहते हुए आसिफ की आवाज में जो खोखलापन था, इससे पहले कभी दुर्रे शहवार ऐसा महसूस नहीं किया था। ये सब सुनकर उसे ऐसे लगा जैसे उसके अंदर से कोई चीज जमीन बोस हो गई हो।
वो दिल ही दिल में खुद को कोसने लगी कि ये बातें तो वाकई उसकी सोचने वाली थी, लेकिन उसे तो बस इस बात की फिक्र लगी हुई थी कि किसी तरह सनोबर जल्दी से ठीक हो जाए। अब क्या होगा आसिफ? क्या हम अपनी बेटी को किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकेंगे? अगर इसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया तो वो ठीक कैसे होगी? आसिफ से ये सवाल करते हुए दुर्रे शहवार की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।